तो कल हम 63 तक डिस्कस किए थे, आज 64 से देखते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि पहला क्वेश्चन है 64 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि चौहान वंश के शासक विग्रहराज चौहान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो विग्रहराज चौहान जो कि एक चौहान वंश के शक्तिशाली शासक थे और 12वीं शताब्दी के आसपास में उसने शासन किए थे। हालांकि यह पहले जो है ना गुजरात के शासकों के अधीन थे। बाद में जब इनकी संपन्नता हुई, आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, उसके पश्चात जो है 1151 ईस्वी में तोमर से दिल्ली पे ठीक है ना, दिल्ली पर अधिकार करके उनसे छीन लिया और बाद में उनको सामंत बना दिया। तो 64 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट है 65 में देखते हैं कि पहला 65 में क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प अलाउद्दीन खिलजी की कृषि और बाजार नीति के दीर्घकालिक प्रशासनिक प्रभाव को सटीक रूप से दर्शाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है कृषि और बाजार में एक क्रांतिकारी सुधार लाए थे और उनका कार्यकाल जो 1296 से 1316 ईस्वी तक थे, उन्होंने प्रशासन और राजस्व निधि पर ऐसा उनका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा कि आगे जाकर के अकबर और शेरशाह सूरी ने भी उसको आधार बना लिए थे। तो उसमें देखा जाता है कि जो बाजार नियंत्रण में उनकी जो नीति थी वह एक मतलब इस तरह से स्थापित किए थे कि जिसमें मूल्य नियंत्रण एक सामान्य रहे, जिसमें से खाद्यान्न के लिए, महंगे कपड़े के लिए, घोड़े, गुलाम, मवेशियों के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से इसका नियंत्रण के लिए उन्होंने एक सेना का भी, एक उच्च अधिकारी सेना होते थे, उनका नियुक्ति किए, ठीक है। और मध्यकालीन शासक के लिए यह आवश्यक इसलिए था क्योंकि उस समय जो है कि जो सैनिक को सुदृढ़ रूप से मजबूत किया जा सके और सैनिकों को भी यह भी फायदा हुआ कि उनकी जो सस्ती खाद्य आपूर्ति हुई, ठीक है, और जहाँ पे उनकी तैनाती होती थी वहाँ पे जीवन संभव हो पाया था। नेक्स्ट है कि जो भूमि राजस्व है, तो भूमि राजस्व के सुधार में अलाउद्दीन खिलजी ने एक जो दोआब क्षेत्र थे गंगा यमुना के बीच में, उनकी योग्य भूमि की माप के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया, ठीक है। तो इस प्रकार से 65 का क्या होगा? सी नंबर। अब देखते हैं कि 66 नंबर में देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में किया गया था और इसका जो स्थापना है वह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे किया गया है? अभी वर्तमान में जो पटना के जो वेस्टर्न एरिया में पड़ते हैं, तो वहाँ पे उनका स्थापना हुआ था। और यह राजगीर जो है ना बिहार में भी सौंदर्यीकरण किया गया है और हाल ही में 2024 में पुनः उस परिसर का निर्माण हुआ जिसमें नेट जीरो एनर्जी शून्य ऊर्जा खपत सिद्धांत पर बनाया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, हरित वस्तुकला जैसा पर्यावरण अनुकूल उपायों से लैस है उसमें, ठीक है। तो अब नालंदा विश्वविद्यालय को एक्चुअली बनाया किसने था? तो उसको कुमारगुप्त प्रथम ने बनाए थे। 415 से 455 ईस्वी तक जो उनका कार्यकाल था, उन्हीं के बीच में 427 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और यहाँ पे ही चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन कालखंड के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में शेरशाह सूरी के अधीन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सांस्कृतिक केंद्र थे? तो शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना जो किए थे और यह एक अफगानी शासक थे जिसका जो कार्यकाल हालांकि शॉर्ट था, फिर भी इन्होंने बहुत ही कार्य किए थे। इनका कार्यकाल 1540 से 1545 तक थे और इसने मुगल सम्राट हुमायूं को शिकस्त किए, एक सशक्त प्रशासन और आधारभूत संरचना की स्थापना किए, जिसमें कि इनका भू राजस्व प्रणाली है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, सड़कें हैं, रुपया की व्यवस्था है, ठीक है। और सासाराम में ही स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा जो एक कृत्रिम झील के बीचों बीच है और यह भारत में जो है ना इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार बिहार में स्थित आधुनिक गया जो है, जिसका भी आधुनिक नाम गया जी कर दिया गया है, तो गया का नाम किसके नाम पे पड़ा था? तो उसके बारे में कुछ पौराणिक कथाएं हैं कि जो गया सूर के नाम के एक कोई दानव थे, उसको जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर दबा दिए, ठीक है, तो दबाने के कारण जो उसका शरीर पूरे क्षेत्र में फैल गया और उसी पवित्र स्थान पे
अभी गया नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गया में विष्णुपद मंदिर जो भी है, विष्णुपद मंदिर के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट है 69, मखदुम यहिया मनेरी एक सूफी संत थे, किस सूफी सिलसिले से हैं? तो मखदुम यहिया मनेरी जो थे यह फिरदौसी सिलसिला से हैं। हालांकि फिरदौसी सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिला के ही उपशाखा है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस फिरदौसी ने अपना अलग पहचान और इसका कुछ अनुयायी थे, खास करके बिहार और पूर्वी भारत में, ठीक है। 69 70 में देखते हैं कि ककोला जलप्रपात, तो ककोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है, ठीक है। चूंकि यह जो जलप्रपात है ना, यह छोटा नागपुर क्षेत्र से फैला हुआ है। छोटा नागपुर का जो पठार है ना, उस क्षेत्र का ही हिस्सा है, जिसमें ककोलत पहाड़ियों में बसा हुआ है। और चूंकि यह बिहार झारखंड उस क्षेत्र से संलग्न है, इसलिए ककोला जलप्रपात बिहार झारखंड की सीमा को टच करता है। और इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है लगभग 150 से 160 फीट ऊंची है, ठीक है, और यह प्राकृतिक जलाशय बनाती है। नेक्स्ट है 71, मगध साम्राज्य के विस्तार में। तो मगध जो साम्राज्य था उसमें उसका जो संस्थापक बिंबिसार, उन्होंने क्या किए कि विवाहिक पद्धति से अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति अपनाई। और आगे चल के उनका जो पुत्र था अजातशत्रु, उन्होंने भी सेम प्रोसेस को फॉलो किया। तो उसमें देखते हैं कि जो बिंबिसार है हर्यक वंश के संस्थापक, उसने 6ठी शताब्दी में जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में शासन करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि यह अंग जो है ना, अभी भागलपुर मुंगेर अंग महाजनपद का हिस्सा थे, तो उसको जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिए। और अजातशत्रु आगे चलकर जो बज्जी है, चूंकि अजातशत्रु को यह डर था, किससे डर था? तो चूंकि बज्जी जो वैशाली है ना, पूरा विश्व का पहला लोकतंत्र इसी बज्जी वैशाली में मिलता है, और वहां पे गणराज्यात्मक शासन थे। तो इस विचारधारा के रूप से जो मगध की जो राजतंत्र व्यवस्था था ना, वह चुनौतीपूर्ण हो गया था, क्योंकि उनका जनता का शासन मानेगा नहीं, वो राजतंत्र अपनाता था। तो इससे अजातशत्रु डर गए और उस पर जो है ना डेलिबरेटली जानबूझ करके एक रथमुसाल और जो शिलाकंटक बोलते हैं, उस यंत्र की मदद से लगभग 16 वर्ष तक युद्ध चला। और 468 ईसा पूर्व में जो है ना अजातशत्रु बज्जी संघ को परास्त करके मगध में मिला लिया। तो 71 का क्या होगा? सी नंबर। 72 में देखते हैं कि जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कैमूर है, जिसको भभुआ भी बोलते हैं, तो यह जितने भी भौगोलिक क्षेत्र है बिहार का, जितने भी वन के लिए अलॉट किए गए हैं, उस पूरे क्षेत्रफल का लगभग 30% यानी 30.51% यानी 1025.68 वर्ग किलोमीटर सिर्फ कैमूर जिला में है। उसके पश्चात पश्चिमी चंपारण 908 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 17.38% है। उसके बाद जमुई, तो कैमूर, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद जमुई, ये तीनों मिलकर पूरे बिहार का जो वन क्षेत्र है उसका 70% कवर करता है, ठीक है। तो पहला कैमूर का है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण का, उसके बाद जमुई का। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो सबसे कम जो है ना शेखपुरा में है, मात्र 0.8 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अरवल है 4%। 73 में देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है, इसमें पूछ रहा है कि राज्य के श्रम आंकड़ों के संदर्भ में स्टेटमेंट है। तो एक आता है जो पीएलएफएस का मतलब होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेस, ठीक है। उसके रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, बिहार में जो LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है, श्रम बल भागीदारी दर 2022-23 में 50.9% था। और आगे जब सर्वे हुआ 2023-24 में, तो देखते हैं कि 55% हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है ना श्रम बल भागीदारी बढ़ी है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो श्रम बल भागीदारी दर क्या होता है। तो श्रम बल भागीदारी वह होता है कि जो नियमित रूप से तो कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह जो है ना कुछ काम जैसे तैसे कर रहे हैं, सक्रिय रूप से काम की तलाश में है, ठीक है। तो कार्य करने की आयु जो है ना 15 वर्ष या उससे ऊपर की कोई भी जनसंख्या, ठीक है,
कार्य करने की आयु जो 15 वर्ष या उससे ऊपर की जनसंख्या में से वह प्रतिशत जो या तो कुछ कुछ काम कर रहा हो टूटा फूटा या काम की तलाश में हो, उसको बोलते हैं हम LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण से 55% हो गया है। और यहाँ पे देखते हैं कि WPR मतलब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो होते हैं, तो 2023-24 में देखा जाए तो रिपोर्ट में ये बोलता है कि 2023-24 में WPR 53.9% है, जबकि देखिए कि LFPR कितना है 55%। तो WPR कम है, बट यहाँ क्या कर रहा है कि WPR LFPR को पार कर गया है, कि बिल्कुल गलत। ठीक है, इसलिए केवल एक स्टेटमेंट सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो भव्य प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, अब देखते हैं कि भव्य एक्चुअली क्या है। अगर इसको समझ लेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बी से मतलब होता है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन, BHA, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। तो कहीं ना कहीं बिहार हेल्थ एप्लीकेशन यानी हेल्थ के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए स्कूली छात्र है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पंचायती का निगरानी है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार डेटा प्रबंधन, तो इसका फुल फॉर्म याद रखने से आंसर मिल जाएंगे। बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। तो इसमें क्या है कि जो भव्य जो है ना, बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक तरह से वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटलीकरण किया जाए। ठीक है, जो OPD और IPD प्रक्रिया के सुगम प्रबंधन किया जाए, और अस्पताल सेवाओं में जो पंजीकरण होते हैं, ठीक है, चाहे डिस्चार्ज हो, सारे का प्रबंधन अच्छे ढंग से हो सके डिजिटली रूप से टू द रियल टाइम में। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि मरीज से संबंधित जो भी गतिविधि है वह डिजिटल इंटरफेस पे प्रोवाइड किया जाए। OPD यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और IPD मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, दोनों की कार्य क्षमता को कवर करे। उसमें ऑनलाइन पंजीकरण हो, अपॉइंटमेंट बुकिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हो, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये सब जो है ना कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है ना, उसमें कहता है कि वेल बीइंग, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए। तो उसमें जो स्वास्थ्य संस्थान में सेवा की जो गुणवत्ता है, पारदर्शिता है और गति में सुधार के लिए भव्य कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा लाया गया। ठीक है, 75 में देखते हैं कि बेहटा शुष्क ड्राई पोर्ट के उद्घाटन किया गया है। बिहार में व्यापार को बढ़ावा देने की उम्मीद है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बिहार का यह पहला ड्राई पोर्ट है। ठीक है, 36 में देखते हैं कि बिहार जो बजट है 2025-26 के अनुसार 2025-26 के अनुमानित वित्तीय घाटा उसमें कितना है, कितना मतलब कि अनुमानित किया गया है कि इस समय वित्तीय घाटा इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि जो 2024-25 का अगर वित्तीय घाटा देखते हैं तो 9.2% है GSTP का, जो बहुत ही उच्च वित्तीय घाटा है। ठीक है, और इसको 2025-26 में 3% तक लाने का रखा गया है अनुमान। और यह जो है ना कहीं जो FRBM पॉलिसी है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, उस नियम में ये कहता है कि GDP का 3% से ज़्यादा घाटा नहीं होना चाहिए, वित्तीय घाटा। ठीक है, अब देखते हैं 77, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा घोषित पहल नहीं है। तो देखिए सभी महिला स्टाफ के साथ पिंक बस की सेवा ये किया गया है। महिलाओं को ई-रिक्शा बिल्कुल सही है, और गरीब महिलाओं के लिए कल्याण मंडप की व्यवस्था। हर जिले में महिला ITI की स्थापना नहीं की गई है। ठीक है, और इसमें एडिशनल देखते हैं तो 2025-26 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण है। पटना में महिला हार्ट्स खोले जाएंगे। ठीक है, पिंक बस जिसमें कि ड्राइवर से लेकर कंडक्टर तक सारे के सारे महिलाएं रहेगी। ठीक है, महिला टूरिस्ट पर्यवेक्षक जो मार्गदर्शक की नियुक्ति किए जाएंगे। महिला पुलिसकर्मी की संख्या बढ़ाई जाएगी। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए जो कल्याण मंडप है उसका तो निर्माण होगा ही। तो ये सब बिहार बजट में दिखाया गया है। कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार का एक अनोखा प्रयास है। आगे देखते हैं 78, 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार का शहरीकरण की दर क्या है? तो बिहार का शहरीकरण 11.3% है, जो हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरा है। हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण 10% है और दूसरा नंबर पे बिहार का है। ठीक है, और जो ये 1.16 है ना, ये पूरा भारत का शहरीकरण का रेट है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यह बताता है कि बिहार में जो है ना, वह प्रति 100 लोग में, प्रति 100% में 11.3% ही आबादी शहरों क्षेत्र में निवास करती है। बाकी जो 88.7% है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में पारंपरिक नववर्ष का कौन सा त्यौहार माना जाता है? तो जुड़शीतल सिरवा। शीतल सिरवा का जो त्यौहार है ना, इसका मतलब यह होता है कि ठंडा और शांतिपूर्ण। यह प्रकृति की पूजा, सांस्कृतिक विरासत और नवीकरणीय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब झारखंड 15 नवंबर को आज़ाद हुआ था और 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जो बर्थ डेट है उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसलिए उनके नाम बर्थडे जो डेट था ना, उसी कारण से 15 नवंबर को ही बिहार से अलग किया गया। तो 15 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ तो पूरे भूभाग का 45.85% एरिया झारखंड को चला गया, जो कि अत्यंत ही खनिज समृद्ध और वन क्षेत्र वाला जिला को शामिल करता था। इससे क्या हुआ कि बिहार को क्षेत्रफल तो हानि हुई ही, साथ ही साथ संसाधन में भी काफी हानि हुई। तो झारखंड का करंट क्षेत्रफल कितना है? 79,716 और बिहार का कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो 79,716 और 94,163 को जब जोड़ते हैं ना, तो उस समय 2000 के पहले बिहार का जो क्षेत्रफल था 1,73,879 वर्ग किलोमीटर था। बिहार में जो नौनिया विद्रोह हुआ था, अभी देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नौनिया विद्रोह, नौनिया क्या थे? एक समुदाय थे। तो नौनिया जो समुदाय थे ना, वो क्या करते थे कि जो हाजीपुर है अपना बिहार में, तिरहुत है, सारण है, पूर्णिया है, उस क्षेत्र में 18वीं शताब्दी में सुपारी का उत्पादन करते थे, यानी पोटेशियम नाइट्रेट के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र था ये सब, और उसमें नौनिया समुदाय काम करते थे। लेकिन दृश्य ये हुआ कि जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और उसमें धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपना नींव जमाया, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी क्या किया कि सुपारी जो उत्पादन हो रहा था इस क्षेत्र में, चूंकि इस सुपारी के कारण क्या है, उसका बारूद बनाने में काम होता था, इसलिए बिहार का उस समय रणनीतिक महत्व बढ़ गया और ब्रिटिश ने सुपारी की मिट्टी इकट्ठा करने और उसकी सप्लाई करने के लिए काम जो है ना, नौनिया समुदाय को ही सौंप दिया, क्योंकि उसमें वो बहुत ही पारंगत थे। बट क्या हुआ कि जो दलाल थे, ब्रिटिश एजेंट थे, नौनिया से सुपारी जो थे ना, जो पोटेशियम नाइट्रेट की मिट्टी थे, वो कम दाम में खरीदते थे और अधिक से अधिक दाम में वो दलाल उस ब्रिटिश कंपनी में जाकर बेचते थे। इससे नौनिया समुदाय में असंतोष और बहुत ही क्रोधित हुए और हालांकि उसमें फिर विद्रोह हुआ। 82 में क्या है कि कौन सा झील 2019 में राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? अभी देखिए कि सामुदायिक रिजर्व का मतलब क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन अगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत देखते हैं तो सामुदायिक रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे स्थानीय समुदाय संरक्षण और प्रबंधन में भूमिका निभाते हैं, लोकल बॉडीज ही भूमिका निभाएंगे। तो उस 2019 में गोगेबिल झील, जो कि वर्तमान में बिहार के कटिहार जिला में स्थित है, सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है और यह महानंदा और कन्नहर नदी के संगम पे बनी हुई है। नेक्स्ट है कि बिहार में गंगा नदी के संबंध में, तो गंगा जो है बिहार के 12 जिले से क्रॉस करती है 445 किलोमीटर और यह बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। बिल्कुल सही, 83 का सी। 84 में देखते हैं तो रोहतास एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो कि झारखंड और उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो रोहतास है ना, तो रोहतास के जो क्षेत्र के अमझोर में भारत का सबसे महत्वपूर्ण पायराइट्स का क्षेत्र है और यह भारत के लगभग 95% पायराइट्स जो है ना यहीं पे भंडारित है। कैमूर में क्या है, तो चूना पत्थर, और नवादा में क्या है, नवादा के साथ साथ देखते हैं कि जो मुंगेर है, ठीक है, गया है, बांका है, इस क्षेत्र में भी मायका यानी अभ्रक का खनिज उपलब्ध हैं। 85 में देखते हैं
तो 85 में क्वेश्चन क्या है कि भीम बांध के संबंध में, तो भीम बांध 1976 में स्थापित किया गया था और यह 682 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बिल्कुल सही। महाभारत के जो भीम नकुल सहदेव भीम जो थे उसके नाम पे रखा गया है और यह 52 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले गर्म कुंड के झरने हैं, जिसमें सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, भीम बांध कुंड है, ठीक है। और यहाँ जीव जंतु के ये सब जानवर पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे सही होंगे। अभी देखिए क्या है कि बिहार कैबिनेट की ग्रामीण कल्याण के तहत, ठीक है, उसमें क्या है कि जो बुजुर्ग, विकलांग और विधवाओं के लिए जो मासिक पेंशन थे उस पहले जो है ना 400 रुपये मिलता था, 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया। और यह कहीं ना कहीं क्या है कि विशेषकर जाति आधारित जो सर्वेक्षण हुआ था ना 2023 में, उसकी जानकारी के बाद देखा गया कि नहीं, इन्हें जरूरतमंद को दिया जाना चाहिए, इसलिए बिहार कैबिनेट ने 1100 रुपये कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार तो नेहा झामनी को मिला है, ठीक है। और नेहा झामनी को जो मिला है ना, यह 2011 से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है पटना जिला में उद्घाटित जो कैनाल बैंक सौर ऊर्जा किस नहर के किनारे बसी है, तो विक्रम लॉक नहर के किनारे। और इसमें विक्रम लॉक नहर के किनारे जो है 2 मेगावाट की सौर परियोजना जो है निर्मित किए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन संवर्धन नीति और बायडा। बायडा क्या है, BIADA, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बिहार बायोफ्यूल उत्पादन संवर्धन नीति के तहत बायडा प्रबंधित भूमि पर कंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए, तो उसने क्या है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो कंप्रेस्ड बायोगैस की इकाइयां हैं, तो बायडा भूमि का जो अधिकतम 25% जो है ना 30 वर्षों के लिए प्रति एकड़ 75,000 वार्षिक दर से लीज पर ले सकती है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों को आकर्षित कर रही है ताकि बिहार जो है ना एक इंडस्ट्रियल हब बन सके, ठीक है। तो 89 का क्या होगा, C नंबर। अब देखते हैं कि 90, तो 90 नंबर में देखते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो बिहार का पहला परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र किस तकनीक पर आधारित होगा, तो SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर। यह परियोजना हालांकि पहले नवादा के रजौली में स्थापित करने की बात की गई थी, बट वहां पानी की उपलब्धता की कमी के कारण अब बांका जिला में शिफ्ट कर गया है। तो बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांका डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, ठीक है। और यह परियोजना भारत के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत का बनाया जाएगा, जिसमें 2025-26 के बजट में 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन को समर्थन मिला था, जिसमें 6 राज्यों में बनाए जाएंगे स्वदेशी रूप से, ठीक है। उसमें से बिहार भी एक स्टेट का नॉमिनेशन हुआ है, और जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, के नेतृत्व में लगभग 300 मेगावाट तक का उत्पादन इसमें कर सकता है। और यह भारत का जो लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत की जो परिकल्पना किया है, उसमें परमाणु क्षमता का विस्तार को बढ़ा करके 100 गीगावाट तक बढ़ाना है मिशन मोड के तहत, ठीक है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिला हैं। तो 9 प्रमंडल की बात करते हैं तो सारण है, अगर पश्चिम से देखते हैं सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी, पूर्णिया। और नीचे में दाहिनी साइड से देखते हैं तो भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, पटना और मगध प्रमंडल। बिहार विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, तो 243 विधानसभा में है, और विधान परिषद में 75 सीट है। और विधान परिषद वाले जो 6 राज्य हैं पूरे बिहार में, उसमें से बिहार भी एक है जिसमें विधान परिषद हैं, जैसे बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बिहार में टाल मिट्टी मुख्यतः जो है ना गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, बक्सर से लेकर बांका तक, और लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, वह बक्सर से बांका तक फैली हुई है। 94 में देखते हैं कि BSDMA, तो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संदर्भ में देखते हैं कि जो भारत सरकार का जो था ना, भारत सरकार भी एक आपदा प्रबंधन अधिनियम लाई थी 2005 में, उसके तहत गठित किया गया है, ठीक है। उसमें धारा 14 है, उसके तहत गठित किया गया है। और धारा 14 में ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। और यह क्या काम करेंगे, तो यह करेंगे जोखिमों की कमी, समन, तैयारी, जलवायु के लचीलापन पर जो सरकार को सलाह दे सकता है,
ठीक है, जन जागरूकता अभियान है, अस्को सुरक्षा कार्यक्रम, मॉक ड्रिल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की योजना प्रतिक्रिया, ये सब BSDMA का काम रहेगा। 95 में क्या है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना गोपाल कराए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण एजेंट नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करते हैं? तो डेल्टा का निर्माण वहां पे होगा जहां पे जो मुहाने होंगे उसमें किसी एक साइड पहाड़ हो या दोनों साइड खुला हो, ये कंडीशन होना चाहिए, तभी डेल्टा का निर्माण होगा। अगर दोनों मुहाने पर अगर दोनों साइड पहाड़ हो तो उससे क्या बनते हैं, उससे जो है ना एस्चुरी बनते हैं, ठीक है। और जैसे कि नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल के जो मुहाने हैं वो कच्छ की खाड़ी तक गए हैं, इसलिए वो दोनों एस्चुरी बनाती है, बाकी सब डेल्टा बनाते हैं। जिसमें मुहाने में डेल्टा निर्माण के लिए बहता हुआ जल है। किस प्रकार के ज्वालामुखी में सरल ढलान और तरल लावा प्रवाह होते हैं? तो सील्ड ज्वालामुखी, ठीक है। सील्ड ज्वालामुखी क्या होते हैं? जिसमें कि सरल ढलान और तरल लावा प्रवाह होते हैं। लेकिन जो कंपोजिट ज्वालामुखी है ना, ये कंपोजिट ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक होते हैं, तीव्र ढलान और शंक्वाकार आकार के होते हैं, ठीक है। और जोरदार और हिंसक विस्फोट होते हैं इसमें, जैसे माउंट फ्यूजी है, माउंट वेसुवियस है। लेकिन जो सील्ड ज्वालामुखी है ना, तो सील्ड ज्वालामुखी के ही अंतर्गत आते हैं माउंट लोआ, किलाऊ, हवाई जो ज्वालामुखी क्षेत्र है। 98 में क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें चट्टान रासायनिक परिवर्तन के बिना छोटे छोटे टुकड़े में बनते हैं तो उसको अपक्षरण बोलते हैं, ठीक है। ताप, दाब, ये सब के कारण। और अपर्दन किसको बोलते हैं? अपर्दन मतलब होता है घिसावट, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? अपक्षरण होगा। और अवसादन किसको बोलते हैं? डिपोजिशन, यानी जो तलछट होते हैं ना उसको किसी स्थान पर जाकर के जम जाना, तो उसी को अवसादन या निक्षेपण बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है? तो जिंदगरा है। जिंदगरा जो है ना, यह अरमकोंडा भी इसको बोलते हैं, और यह 1680 मीटर के लगभग ऊंचाई है इसकी। और यह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के अराकू घाटी में स्थित है, ठीक है। लेकिन जो अनाईमुदी है ना, अनाईमुदी 2695, और जो दोदा बेटा है नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी, यह 2637 मीटर ऊंचा, यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कलसुबाई यह कहाँ है? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। भारत का सबसे लंबे सुरंग, ये देखिए BPSC में क्वेश्चन आया था कि भारत के लंबे सुरंग, अटल सुरंग किस पर्वत श्रृंखला में है? तो क्वेश्चन आया था उस समय कि पूर्वी पीर पंजाल की पश्चिमी पीर पंजाल। तो यहाँ पे ध्यान देने बात है कि यह पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है, जो रोहतांग नीचे, जो सुरंग जो है ना रोहतांग दर्रा के नीचे बनी हुई है, ठीक है। इसलिए इसको रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हैं। और यह मनाली को लाहौल से जोड़ती है। निम्नलिखित में कौन सी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, उत्तर दिशा से सोन, पश्चिम दिशा से नर्मदा और पूर्वी दिशा से महानदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। अभी देखिए क्या है, लिथोस्फीयर शब्द जो है ना पृथ्वी के किस भाग को संदर्भित करती है? तो लिथोस्फीयर जो है ना पृथ्वी के क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को बताती है, जो कि ठोस और कठोर टेक्टोनिक प्लेट से निर्मित होते हैं, और यह एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हुई होती है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है महाद्वीपीय क्रस्ट, एक आता है महासागरीय क्रस्ट। तो महाद्वीपीय क्रस्ट मतलब क्या है कि वो मोटी होता है लेकिन लो डेंसिटी का होता है, कम घना होता है, और एक ग्रेनाइट से बना होता है जिसमें भूमि हिस्से का निर्माण करती है। तो महाद्वीपीय क्रस्ट में क्या होगा? मोटी, कम घनत्व और ग्रेनाइट से बनी रहती है। जबकि जो महासागरीय क्रस्ट है वह पतली होती है, अत्यधिक घनी होती है और बेसाल्ट या ग्रेवो से बनी होती है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि बेसाल्ट में सा से सागरीय यानी महासागरीय क्रस्ट बेसाल्ट से बनी होती है, लेकिन महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट से बनी होती है। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी लाल रंग के कारण लाल दिखाई पड़ते हैं? तो मंगल है, क्योंकि वहां पे क्या है? आयरन ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो मुख्य स्रोत है ना वह कोर डायनामो प्रभाव है। एक्चुअली पृथ्वी का संरचना अगर पढ़ेंगे तो जो 3 कोर है ना, सीमा, सियाल, सीमा, निफे, तो सबसे जो बाहरी कोर है निफे, निफे का मतलब होता है निकिल और फेरस।
तो निकिल और फेरस से बने हैं। और यह जो है ना पृथ्वी के बाहरी कोर में जो पिघला हुआ निकिल फेरस है, यह अत्यधिक गर्मी और पृथ्वी के जो घूर्णन है, जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है, उसके कारण जो संवहन धारा उत्पन्न होती है ना, उसके कारण यह फ्लो होता रहता है और यह विद्युत चालक द्रव के इस गति से विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। ठीक है, तो यह कोर डायनामो प्रभाव है। अब देखिए नेट जीरो का मतलब क्या है। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि किसी देश में उत्सर्जन पूरा तरह से कार्बन बंद कर दिया है। नेट जीरो का मतलब यह है कि जितना आप कार्बन को इमिशन कर रहे हैं उतना कार्बन को सिंक भी कीजिए, जिससे वायुमंडल में संतुलन बना रहे और वैश्विक जो तापमान है, वैश्विक जो हलचलें हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो मानव द्वारा किया जा रहा है, वह एक संतुलित किया जा सके। तो उसमें कहा जाता है कि नेट जीरो का मतलब यह होता है कि जब जो मनुष्य है अपनी गतिविधि से जो निकलने वाला पूरा कार्बन है उसको हटाने की प्रक्रिया के जरिए वायुमंडल से संतुलित अगर कर दे तो वह नेट जीरो कहलाता है। तो जैसे अभी देखते हैं कि 70 से अधिक देश 2050 तक बोला है कि हम नेट जीरो बनाने का वादा किया है और भारत 2070 तक COP26 सम्मेलन में उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। और इसी के तहत कहीं ना कहीं भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, जिसमें कि अभी देखने को मिला कि टोटल जो 484 जो मेगावाट भारत का जो क्षमता है, ठीक है, उस 484 गीगावाट की जो क्षमता है उसमें भारत सरकार ने 50.3% जो है रिन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमेजन नदी जो जल प्रवाह आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ब्राजील में इसका सबसे बड़ा बेसिन है और यह निकलती कहाँ है, रॉकीज पर्वत से कहाँ से निकलती है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी के बारे में देखते हैं तो यह जो है एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, यह ब्राजील के उत्तरी पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है और इसका जो कैचमेंट एरिया है वह ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया जैसा देश में फैला हुआ है। लेकिन जो सबसे अधिक बड़ा बेसिन है वह ब्राजील में है, लगभग 2/3 है, 75%। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम कम वर्षा और विरल वनस्पति द्वारा चिन्हित होता है। तो जैसा कि मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी विस्तृत तटरेखा के फ्योर्ड के लिए प्रसिद्ध है। तो यह वेल नोन क्वेश्चन है, नॉर्वे, इसका कैपिटल ओस्लो है। प्रसिद्ध मैटरहॉर्न शिखर किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो इसमें देखते हैं कि मैटरहॉर्न जो है यह पिरामिड आकार के लिए जाना जाता है और यह स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग तब बढ़ने की संभावना होती है। अभी देखिए कि मुद्रा की मांग है क्या। तो मुद्रा की मांग का मतलब होता है कि वह मात्रा जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक लेन देन और गतिविधि के लिए पैसा रखना चाहता है। अब देखिए कि जब पैसा रखना चाहता है और उसकी मुद्रा की मांग कब बढ़ेगी, जब वस्तु की सामान्य कीमतें बढ़ रही हो तो उसको मुद्रा की मांग बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा है कि लोगों की इनकम में वृद्धि होगी और तीसरा है देश में आर्थिक अनिश्चितता हो तब भी उसको मुद्रा की बढ़ाने की संभावना रहती है। लेकिन अगर बाजार में जो ब्याज की दर वृद्धि होगा ना, तो वृद्धि होने से क्या होगा कि लोग बैंक से लोन या कुछ भी लेंगे ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा कि उसका मुद्रा की कमी हो जाता है। इसलिए बी नंबर गलत है, इसलिए उसका आंसर 1, 3, 4 होगा। डिजिटल रुपया के संदर्भ में विचार करें तो यह भारत के रिजर्व बैंक द्वारा उसकी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी संप्रभु मुद्रा है, बिल्कुल सही। यह आरबीआई के बैलेंस शीट पर एक देयता के रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसे कमर्शियल बैंक की मुद्रा और नगद के बदले स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन यह जो है ना, यह डिजाइन ऐसा है, ऐसा कुछ भी डिजाइन नहीं है जो लोकल जो नगद लेन देन करते हैं उसी तरह से यह डिजिटल मुद्रा मुद्रास्फीति से अधिक संवेदनशील है। मुद्रास्फीति बढ़ने घटने पर उस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए 3 गलत है। भारत में मौद्रिक नीति के संदर्भ में विचार करते हैं तो मौद्रिक नीति जो है ना, मुद्रास्फीति को अगर कंट्रोल करने की बात कहें तो उसमें रेपो रेट बढ़ा देते हैं। तो रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें आरबीआई अपने कमर्शियल बैंक को लोन देती है। अगर रेपो रेट बढ़ा के देगी तो कमर्शियल बैंक लोन लेंगे नहीं, अगर कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में फ्लो ऑफ जो मनी है वह कम हो जाएंगे, इससे
मुद्रा का वैल्यू बना रहेगा। दूसरा है कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाना। आरबीआई बैंक का कुछ हिस्सा जो अपने पास रखती है तो उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो इससे अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ाएगी आरबीआई, ज़्यादा कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व है बढ़ाना शुरू करेगा तो फ्लो ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा, जिससे मुद्रा की स्थिति बनी रहेगी। खुले बाजार संचालन सही है। अब देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ाना पड़ेगा अगर मुद्रास्फीति को कम करना है, यानी कंट्रोल करना है। तब ये लिखा है कम करना, गलत लिखा है, इसलिए केवल 3 नंबर गलत है उसमें। अब देखिए 114 में देखते हैं, तो इसमें कहता है कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के कुछ प्रावधान केंद्रीय सरकार के आरबीआई को जनहित में निर्देश देने का अधिकार देते हैं। ठीक है, सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है ना, केंद्र सरकार जो है ना समय समय पर बैंकों को निर्देश दे सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है ना संविधान में वर्णित नहीं है। आरबीआई के गवर्नर अपने अधिकार आरबीआई के अधिनियम जो है ना उससे प्राप्त करते हैं। तो 1 और 3 सही है। अब देखिए 115 में है क्या कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति, उसके संदर्भ में देखना है कि इसे आरबीआई 1934 के अधिनियम में स्थापित किया है। बिल्कुल सही। यह देश में प्रमुख मौद्रिक नीति निर्धारण करती है और आरबीआई के गवर्नर जो समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, किसी प्रश्न पर बोर्ड की बराबरी की दिशा में निर्णायक वोट देते हैं। बिल्कुल सही है। तो और एमपीसी की कम से कम 4 बैठकें 1 वर्ष में होनी चाहिए। तो 4th भी सही है। तो 1 2 3 4। अब देखिए 116 क्या है कि जो जीएसटी का संग्रह हुआ है उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुआ है, लगभग 30 30 हजार करोड़, कर्नाटक में 13,500 करोड़ और गुजरात में 11,000 करोड़। इस प्रकार से इसका आंसर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। और सबसे कम की बात करते हैं तो मात्र 30 करोड़ मिजोरम में प्राप्त हुए हैं और 40 करोड़ मणिपुर में। ठीक है। भारत सरकार द्वारा 2016 में जो हेल्प कार्यक्रम लाए थे, हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, वह कहीं ना कहीं राजस्व साझाकरण मॉडल के माध्यम से घरेलू तेल गैस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और आयात पे जो निर्भरता है उसको कम करने हेतु। ठीक है। अभी देखिए 118 जो है ना बहुत बड़ी क्वेश्चन है ये, तो इसके बारे में देखते हैं कि मुद्रास्फीति का मापन जो है ना, जो महंगाई का जो मापन का तरीका है उसके संबंध में सही या गलत चुनना है। तो हम सही सिर्फ चूज करते हैं। तो आधार वर्ष जो है ना, अगर किसी वर्ष में किसी तरह का प्राकृतिक आपदा अगर सामान्य स्थिति से अगर चल रहा हो तो उसके संदर्भ में हम क्या करते हैं कि करंट का जो अर्थव्यवस्था है उसको मापन करते हैं। तो ये सही है कि आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को तुलना 100 सेट किया जाता है और 100 से कितना जो हमारा वैल्यू है 100 से कम है ज़्यादा है उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस पटरी पर चल रही है। और अभी वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है और इसे 22-23 करने की जो योजना है वह सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने साझा किया है। आधार वर्ष हमेशा सबसे हाल का वर्ष 2-3 साल पहले होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। आधार वर्ष का यह कोई भी सेट नहीं है। आधार वर्ष हमेशा सामान्य स्थिति वर्ष को माना जाता है, उसके रेस्पेक्ट में हमारी अर्थव्यवस्था का कंपैरिजन किया जाता है। तो 2 नंबर गलत है। 3 नंबर में क्या कहता है कि मुद्रास्फीति में दरें वर्तमान वर्ष सीपीआई की तुलना आधार वर्ष के से निकाली जाती है। बिल्कुल सही है। तो इसमें देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है अभी वर्तमान माइनस आधार वर्ष बटे आधार इंटू 100, उसे डिफ्लेटर निकालते हैं हम लोग। आधार वर्ष आमतौर पर आर्थिक स्थिरता दर्शाने हेतु चुना जाता है। बिल्कुल गलत है। जबकि आर्थिक स्थिर हो तब उसको चुना जाता है। आधार वर्ष को समय समय पर अपडेट करना होता है, ये बिल्कुल सही है। यदि आधार वर्ष में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 100 हो तो उसका डिफ्लेटर क्या निकालेंगे, मुद्रास्फीति दर। तो 115 माइनस 100 बाय आधार वर्ष यानी 100 गुने, तो उसमें 15% निकलता है। ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह 13568 सही है। 119 में देखते हैं कि रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में क्या होता है कि मुद्रास्फीति को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी सामान्य जो नॉर्मल चल रहे हैं उसमें यूज होता है। तो नॉमिनल जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्य का उपयोग करके गणना की जाती है, बल्कि रियल जीडीपी में
आधार वर्ष की कीमतों का समायोजन होता है, उसके साथ साथ मुद्रास्फीति को भी समायोजन होता है। इसलिए रियल जीडीपी मुद्रास्फीति के केस में हमेशा कम होते हैं नॉमिनल जीडीपी से। ठीक है, तो रियल जीडीपी हमेशा नॉमिनल जीडीपी से अधिक होता है, ये बिल्कुल गलत है। मुद्रास्फीति जब आती है ना तो नॉमिनल जीडीपी चूंकि उसकी कीमतें बढ़ जाती है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में नॉमिनल जीडीपी ज्यादा हो जाता है रियल जीडीपी से। लेकिन रियल जीडीपी कब होगा? जब मंदी होगा, रिसेशन होगा, तब रियल जीडीपी ज्यादा होता है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर किसको बोलते हैं? तो नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, ये बिल्कुल 3 नंबर सही है। 4 नंबर में क्या बोलते हैं कि रियल जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन मात्रा के समय के साथ अधिक सटीक मापन करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति को समायोजित करके आधार वर्ष के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो 134 सही है। 120 देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लिया गया है। 7 जनवरी को दुबई में आयोजित अरब प्लास्ट के 17वें संस्करण का किस क्षेत्र से है? तो प्लास्ट से, प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल से। 122 में देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक्सियम 4 मिशन के तहत, तो पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से केवल एक सही है। शुभांशु शुक्ला जो है ना दूसरे नागरिक थे इस मिशन में। अधिक से अधिक जो है ना 1 महीना कह रहा है, 14 दिन का ही मिशन था यह। ठीक है, 123 में क्या है कि भारत ने बढ़ते संघर्ष के बीच में अपने ईरान और इजराइल के बीच में ऑपरेशन सिंधु लाया है। ठीक है, और ऑपरेशन जो इंद्रावती है, इंद्रावती किसके साथ लाया है ये? तो इंद्रावती को देखते हैं तो यह हिंसा प्रभावित जो हैती था उससे निकाला था। ऑपरेशन करुणा चक्रवात प्रभावित म्यांमार से। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, उसकी मेजबानी भारत ने किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हैदराबाद का कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला संचालित है? तो बेगमपेट। ठीक है, दावोस में आयोजित 55वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक का विषय क्या है? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज। WHO के समर्थन से किस देश ने सूडान स्ट्रेन की इबोला वायरस के लिए पहला क्लिनिक ट्रायल शुरू किया? तो युगांडा। टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसमें देखते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 123वां सदस्य है वह अंगोला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो बैठक हुआ है जिसका मसूती कांडा है, और यह मिलान इटली में मेजबान हुआ था। हाल में अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में आयोजित कौन सा मेला प्रसाद योजना के तहत 150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकसित किया गया? तो परशुराम कुंड मेला। ठीक है, तो परशुराम कुंड मेला क्या है? प्रसाद क्या है? प्रसाद में हो गया कि पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स शीर्ष स्थान घोषित किया है? तो उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद गोवा है। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप हराया था किसने? तो लिप सियोंग ने। 134 का क्या है? इसका आंसर सी नंबर होगा, दोनों सही है। संजय क्या है? तो संजय एक जो क्या है कि युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। ठीक है, और यह क्या है ना बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है जो भूमि और हवाई सेंसर से प्राप्त इनपुट को एकीकृत करता है। सिरले बोत्चबे क्या है? जो कॉमनवेल्थ नेशन की पहली अफ्रीकी सेक्रेटरी बनी है, तो घाना की है। विश्व पर्यावरण दिवस का जो कहाँ गया है? हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या है? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्रायोजेनिक इंजन में जो है ना पृथ्वी जो है ना लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करता है, जहाँ पे लिक्विड जो ऑक्सीजन है वह -183 डिग्री पर और लिक्विड हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीकृत करते हैं। इसमें केरोसिन लिखा है, गलत है। 139 में क्या है कि आर्टेमिस समझौता। तो आर्टेमिस समझौता में क्या है ना भारत ने ही 27वां राज्य देश बना है जिसने आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। और उसके पहले आर्टेमिस समझौता जो है ना वह बाह्य अंतरिक्ष की नागरिक खोज और उपयोग के शासन को बेहतर बनाने के लिए एक सेट तैयार किया है। ठीक है, इसमें नासा द्वारा 2020 में स्थापित किया गया था और उसके संस्थापक सदस्य देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ब्रिटेन शामिल थे। ठीक है, इसमें बाध्यकारी नहीं है, गैर बाध्यकारी है, इसलिए 2 नंबर गलत है। 140 में देखते हैं कि भारत में कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक जो है लगभग 71% अकेले उत्पादन करता है। ठीक है, तो 140 का कौन सा आंसर होगा?
140 का देखते हैं तो केवल थर्ड है। ठीक है, इसमें ब्राजील वियतनाम के बाद दुनिया का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, और भारत में रोबस्टा की तुलना में अरेबिका कॉफी की मात्रा कम है, ना कि अधिक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 141 का सी है, इसको बना लीजिएगा, नहीं बने तो बताने का। ठीक है, 141 का सी है, फिर 142 है, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 और लास्ट है 50 आज का। धन्यवाद।